पटना हाई कोर्ट के झटके के बाद एक बार फिर आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण को लेकर। जिस तरह से बिहार में आरक्षण को लेकर और जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरह से खींचातानी हुई, मामला जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और फिर जो है मामला को पाटते पाटते जो है फिर एक बार जो है फिर मुसीबत जो है आरक्षण को लेकर बना हुआ है। ताजा मामला जो है पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार में जो 50% से बढ़ाकर आरक्षण को 75% कर दिया गया था, उसे पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जिसके बाद लोगों के बीच सोचने को मजबूर यहां के लोग हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हो गया कि बिहार में जो बिहार की एक चुनी हुई सरकार जिसने लोगों के भला के लिए आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, उसे फिर एक बार कैसे झटका लग गया। आखिर फिर दोबारा यह आरक्षण वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसको लेकर जो है लोगों के बीच में एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर जो है पटना हाई कोर्ट के झटके के बाद आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट नीतीश कुमार की सरकार पहुंच चुकी है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर ये आरक्षण और जाति आधारित जनगणना का एक दूसरे से कनेक्शन क्या है और ये आरक्षण कैसे बढ़ा। 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा में जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पेश किया जाता है। फिर समय आता है अगस्त 2021 को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से अचानक मिलने के लिए नीतीश कुमार पहुंच जाते हैं और उनसे जाति आधारित सर्वे को लेकर उनसे सहमति प्राप्त करते हैं। जिसके बाद 23 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार सहित बिहार के 11 सदस्यीय नेता, जिसमें सभी दल के लोग थे, मिलकर दिल्ली पहुंचते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं और उनसे जातिगत जनगणना पूरे देश में कराने की मांग करते हैं। होता है कुछ ऐसा कि प्रधानमंत्री के द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है, जिसके बाद बिहार के वो तमाम नेता वापस दिल्ली से पटना आ जाते हैं और फिर समय आता है 1 जून 2022 को बिहार में सर्वदलीय बैठक नीतीश कुमार बुलाते हैं, जिसमें तमाम दलों के लोग बैठते हैं और सहमति जताते हैं कि बिहार सरकार जो है अपने खर्च पे जाति आधारित सर्वे करवाए, जिससे यहां के लोगों की स्थिति की जानकारी मिल पाए। आखिर किन्हें आरक्षण का लाभ मिल पा रहा है, कौन सा वो समुदाय है, कौन सा वो वर्ग है जो आज भी जो है समाज की मुख्य धारा में नहीं आई है। समाज में जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो योजना किन लोगों तक जो है पहुंची है या नहीं पहुंची है, और सरकार जो अगली योजना नीति निर्धारण करे वो इन सारे बिंदुओं पर रख के करे, इसको लेकर जो है सभी दलों में सहमति बनती है। और उसके बाद 2 जून को नीतीश कुमार की सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाती है, जिसमें जाति आधारित गणना करवाने का जो है प्रस्ताव पास किया जाता है। फिर समय आता है जातिगत जनगणना करवाने का 2 फेजों में निर्णय लिया गया। पहला फेज, जिसमें 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच घरों की गिनती करना था, मकानों की गिनती करना था, और उसके बाद 15 अप्रैल 2023 से दूसरे फेज, जिसमें लोगों की क्या स्थिति है, उनको नौकरी पेशा में कितने लोग हैं, कितने लोग किसान हैं, कितने लोग मजदूर हैं, किनकी क्या स्थिति है, आर्थिक जाति आधारित जो है वो करने का फार्मूला तय किया गया। और हुआ भी कुछ इसी तरह से 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच में पहले फेज में मकानों की गिनती कराई जाती है, जिसके बाद दूसरे फेज में 15 अप्रैल से लोगों का गणना कराया जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति क्या है, उन सारी तरह की रिपोर्ट जो है उसमें मेंशन किया जाता है। सारे अलग अलग बिंदुओं पे जो है बिहार सरकार जो है वो रिपोर्ट तैयार करती है। होता है इसी बीच में कुछ ऐसा कि 21 अप्रैल 2023 को एक याचिकाकर्ता जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद जो है वहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका को खारिज कर दिया जाता है और याचिकाकर्ता को सलाह दिया जाता है कि आप सक्षम न्यायालय में जाइए, पटना हाईकोर्ट में आप इसके लिए अपील दायर कर सकते हैं। इस तरह का सुझाव दिया जाता है।
जिसके बाद 4 मई को पटना हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता के द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की जाती है और जातिगत गणना पर अंतरिम रोक लगा दी जाती है। और उसके बाद बिहार में जो है तरह तरह की राजनीति हुई और तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को छीटाकाशी में लग गए थे। ये आप लोगों ने भली भांति देखा भी था। फिर 1 अगस्त 2023 को जातिगत गणना से जुड़े सभी मामलों को खारिज कर देती है और हाई कोर्ट जो है ये फैसला सुनाती है कि जातिगत गणना जो सर्वे है वो जारी रहेगा। जिसके बाद 2 अगस्त 2023 से फिर जो है वो जातिगत आधारित सर्वे करने की प्रक्रिया दूसरे फेज की वो शुरू कर दी जाती है। 21 अगस्त 2023 को मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, जहां सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे विशेष कुछ टिप्पणी नहीं करते हुए याचिकाकर्ता को वहां से निराशा के साथ लौटना पड़ता है। और उसी बीच में जो है फिर 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना का जो सर्वे रिपोर्ट था उसको जारी कर दिया जाता है। जिसके बाद नीतीश कुमार की सरकार ने तमाम तरह की बाधाओं को पार करते हुए जब ये सर्वे रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद चारों तरफ से जो आम आवाम थी वो सरकार को बधाइयां देने लगी। फिर आया 7 नवंबर 2023 को बिहार सरकार ने बिहार विधान सभा में आरक्षण के दायरा को बढ़ा दिया और 50% के आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया, जिसमें SC, ST, OBC और जो EWS के कोटे का 10% का आरक्षण था उसको टोटल मिलाकर के जो है वो 75% कर दिया। जिसके बाद फिर एक बार याचिकाकर्ता जो है वो पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और तमाम कानूनों का दुहाई देता है कि आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ाना चाहिए, ये संविधान का उल्लंघन है। जिसके बाद फिर पटना हाई कोर्ट जो है बिहार सरकार को तलब करती है और उससे जवाब मांगती है। तमाम जवाबों के बाद फिर से बहस एक बार छिड़ जाता है हाई कोर्ट में कि क्या जो बिहार सरकार ने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया वो सही संवैधानिक रूप से है या नहीं है। तमाम तरह के बहस होते हैं। उसके बाद पटना हाई कोर्ट बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को खारिज कर देती है। जिसके बाद एक बार फिर जो है बिहार सरकार को झटका लगता है। फिर एक बार जो है वो तमाम लोग जो बिहार में रहते हैं वो सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिर क्या होगा बिहार में। आखिर सरकार जब डाल चल रही है तो याचिकाकर्ता पात चल रहे हैं। अब ताजा मामला यही है कि बिहार सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। हमने अभी तक के जो भी इस मामले से जुड़े तथ्य थे उनको आप लोगों के सामने रखा। आगे जो भी अपडेट आता है वो फिर से आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।